जरा एक पल के लिए एक सिचुएशन की कल्पना कीजिए। मतलब एक ऐसा परिदृश्य जहां किसी के पास एकदम अचूक लोहे जैसा मजबूत केस है। जी, और बाउंस्ड हुआ मूल चेक भी फाइल में लगा हुआ है। बिल्कुल। बैंक का रिटर्न में मुंह भी हाथ में है और तय समय पर भेजा गया लीगल नोटिस भी मौजूद है, जिसका मतलब कोई जवाब नहीं आया है। व्यक्ति पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अदालत के दरवाजे में कदम रखता है। उसे लगता है कि जीत बस कुछ ही दूर है ना? हाँ, लेकिन पहली सुनवाई में बिना किसी गवाह के आए, बिना किसी लंबी जिरह के जज साहब उस केस को खारिज कर देते हैं। अब सवाल है कि ऐसा क्यों होता है? असल में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस पूरी कानूनी इमारत की जो नींव थी, यानी परिवाद या कंप्लेंट का पहला पन्ना, उसी में कुछ ऐसे शब्द लिख दिए गए थे जो विधिक रूप से एक आत्मघाती कदम साबित हुए। सही कहा। मतलब एक कानूनी केस बनाना ना एक इमारत खड़ी करने जैसा है। अगर परिवाद रूपी नींव कमजोर हुई तो केस की पूरी इमारत ढह सकती है। तो आज के इस गहन विश्लेषण में हम इसी नींव की बात करने वाले हैं। और देखिए, ये एक ऐसी स्थिति है जो अदालतों में रोज देखने को मिलती है। लोग अक्सर ना सबूतों पर इतना ज्यादा फोकस कर देते हैं कि वो भूल जाते हैं कि उन सबूतों को प्रस्तुत करने का जो माध्यम है, वो दस्तावेज कितना महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और आज हम जिस शोध सामग्री का गहराई से विश्लेषण कर रहे हैं, वो इसी कानूनी दस्तावेज की संरचना को डिकोड करती है। जी, हम बात कर रहे हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत आने वाले मामलों की, जिन्हें आम भाषा में हम लोग चेक बाउंस कहते हैं। सही बात है। हमारे पास एडवोकेट मनीष शुक्ला और उनके सहयोगियों द्वारा जारी की गई ड्राफ्टिंग श्रृंखला का 11वां भाग है। इसका शीर्षक है कंप्लेंट ड्राफ्टिंग की शुरुआत, केस कोर्ट में कैसे प्रवेश करता है। और इस चर्चा का जो मुख्य उद्देश्य है वो श्रोताओं को ये समझाना है कि जब एक केस कागजों पर आकार लेता है तो उसके पीछे की असली रणनीति और मनोविज्ञान क्या होता है। हाँ, हमारा मिशन आज यही है कि कोर्ट रूम में होने वाली किसी भी बहस से बहुत पहले ड्राफ्टिंग टेबल पर केस की दिशा कैसे तय हो जाती है, ये समझा जाए। बिल्कुल। तो इस विषय की गहराई में जाने के लिए हमें सबसे पहले उस बिंदु को समझना होगा जहां से ये पूरी प्रक्रिया जन्म लेती है। स्रोत सामग्री में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी माइलस्टोन का जिक्र है, जिसे कॉज ऑफ एक्शन कहते हैं। कार्रवाई का कारण। हाँ, कार्रवाई का कारण। तो चेक बाउंस के मामले में जब चेक रिटर्न होता है, नोटिस भेजा जाता है और नोटिस की अवधि खत्म होने के बाद भी पेमेंट नहीं होता, तब जाकर ये कॉज ऑफ एक्शन उत्पन्न होता है। अच्छा, मतलब जब सारे विकल्प खत्म हो जाएं तब? बिल्कुल। और इसके तुरंत बाद का जो सबसे महत्वपूर्ण और पहला कदम है, वो है परिवाद या कंप्लेंट की ड्राफ्टिंग। एडवोकेट मनीष शुक्ला के अनुसार ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये वो औपचारिक माध्यम है जिससे वादी पहली बार न्यायालय के सामने अपना पक्ष रखता है। यहीं पर मुझे ना एक बड़ा विरोधाभास नजर आता है। मतलब अगर हम लोकप्रिय संस्कृति जैसे फिल्मों या टीवी शोज को देखें तो वहां पूरा जोर कोर्टरूम ड्रामा पर होता है। हाँ, एकदम नाटकीय अंदाज में बहस होती है। बिल्कुल। वकील मेज थपथपा कर बहस कर रहे होते हैं, अंतिम क्षणों में कोई नया गवाह आ जाता है और केस पलट जाता है। लेकिन एडवोकेट शुक्ला का ये दस्तावेज एक बिल्कुल अलग ही कहानी बता रहा है। जी, ये पढ़कर ऐसा लगता है कि केस का भविष्य उसी दिन तय हो जाता है जिस दिन ड्राफ्टिंग टेबल पर बैठकर वो परिवार टाइप किया जाता है। क्या वाकई एक लिखे हुए दस्तावेज की अहमियत कोर्टरूम की उस जोरदार बहस से ज्यादा है? देखिए, फिल्मों में जो दिखाया जाता है वो सिर्फ मनोरंजन के लिए है, लेकिन न्याय प्रणाली की जो असलियत है वो पूरी तरह से लिखित शब्द पर निर्भर करती है। लीगल दुनिया में ड्राफ्टिंग कोई छोटी मोटी फॉर्मेलिटी नहीं है। तो ये क्या है फिर? ये न्यायालय के सामने वादी का फर्स्ट इम्प्रेशन होती है। जब कोई जज केस की फाइल खोलता है तो उसके सामने कोई इंसान नहीं होता, बल्कि वो परिवाद होता है। हाँ, ये बात तो है। अगर वो दस्तावेज भ्रमित करने वाला है या उसमें कानूनी सटीकता का अभाव है, तो दुनिया का कोई भी बेहतरीन वकील उस कमजोर नींव को अपनी बहस से नहीं बचा सकता। कंप्लेंट मूल रूप से वो लक्ष्मण रेखा तय कर देती है जिसके भीतर पूरा केस लड़ा जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बात परिवाद में नहीं लिखी गई है उस पर बाद में अचानक से अदालत में बहस नहीं की जा सकती। मतलब आप कोई नया तथ्य अचानक से हवा में से नहीं निकाल सकते। एकदम सटीक बात कही आपने। आप उस मूल दस्तावेज की लक्ष्मण रेखा के बाहर नहीं जा सकते। न्याय शास्त्र का ये एक स्थापित नियम है कि कोई भी पक्ष अपने ही द्वारा दायर किए गए परिवाद के मूल कथानक से बाहर नहीं जा सकता। मतलब जो लिख दिया सो लिख दिया। हाँ, इसे ऐसे समझिए कि आपने अपनी कानूनी यात्रा का जो नक्शा अदालत को शुरुआत में सौंप दिया है,
अब आपको उसी रास्ते पर चलना होगा। अगर बीच में कोई ये कहना चाहेगा अरे मैं तो किसी और रास्ते से आया था, तो अदालत इसकी अनुमति नहीं देगी। ओहो। इसीलिए एडवोकेट शुक्ला इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि ड्राफ्टिंग में अत्यंत सावधानी और विधिक सटीकता होनी चाहिए। ये वाकई विचारणीय है। तो अगर ये नींव पूरे केस का भविष्य तय करती है, तो चलिए इस दस्तावेज के ठीक अंदर चलते हैं। शुरुआत कहाँ से होती है? जी, स्रोत में एडवोकेट अमन बाजपेयी ने इसकी शुरुआती हिस्से के बारे में बताया है। परिवाद की शुरुआत हमेशा न्यायालय के शीर्षक यानी कोर्ट हेडिंग से होती है। बिल्कुल। इसमें न्यायालय का नाम, वाद संख्या अगर पहले से पता हो, और पक्षकारों मतलब वादी और प्रतिवादी के नाम स्पष्ट रूप से लिखे जाते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य ये साबित करना है कि केस सही अधिकार क्षेत्र यानी ज्यूरिसडिक्शन वाले कोर्ट में दायर किया जा रहा है। सही अधिकार क्षेत्र का होना बहुत जरूरी है। अब यहाँ मेरा एक विश्लेषणात्मक सवाल है। हम सभी बुनियादी तौर पर समझते हैं कि ज्यूरिसडिक्शन का मतलब क्या है, कि किस अदालत को केस सुनने का अधिकार है। हाँ, लेकिन एक ड्राफ्टिंग के नजरिए से ये इतना ज्यादा संवेदनशील क्यों है कि इसे बिल्कुल शीर्ष पर सबसे पहली चीज के रूप में स्थापित करना पड़ता है? क्या ये सिर्फ एक औपचारिकता है या इसके पीछे कोई गहरी रणनीतिक वजह है? ये सिर्फ एक औपचारिकता बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ी रणनीतिक ढाल है। ज्यूरिसडिक्शन या अधिकार क्षेत्र महज अदालत का पता नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये कानूनी रूप से अदालत को ये बताने का तरीका है कि इस विशेष मामले में दखल देने का आपका वैधानिक अधिकार बनता है। अगर हेडिंग में ज्यूरिसडिक्शन स्पष्ट रूप से स्थापित नहीं होता है, तो ये प्रतिवादी के वकील को पहले ही दिन एक तकनीकी खामी दे देता है। तो बचाव पक्ष का फायदा उठा सकता है। बिल्कुल। बचाव पक्ष का वकील केस के तथ्यों यानी मेरिट्स पर बहस करने के बजाय सीधे तौर पर एक अर्जी लगा सकता है कि इस अदालत को ये मामला सुनने का अधिकार ही नहीं है। समझ गया। तो ये बचाव पक्ष को वो तकनीकी खामी या लूप होल देने से रोकने का तरीका है। अगर आपने ज्यूरिसडिक्शन ठीक से ड्राफ्ट नहीं किया, तो आपका केस बिना तथ्यों पर विचार किए ही सिर्फ एक तकनीकी आधार पर खारिज हो सकता है। एकदम सही। अदालत का समय बहुत कीमती होता है और कोई भी न्यायाधीश ऐसे मामले पर समय व्यतीत नहीं करना चाहता जो उसके अधिकार क्षेत्र में ही ना आता हो। इसलिए कोर्ट हेडिंग ये सुनिश्चित करती है कि कानूनी प्रक्रिया सही पटरी पर शुरू हुई है। तो हेडिंग ने ये तय कर दिया कि हम सही दरवाजे पे खड़े हैं और कोर्ट को मामला सुनने का अधिकार है। अब इसकी ठीक बात क्या आता है? जी, स्रोत में एडवोकेट अविनाश साहू का दृष्टिकोण दिया गया है। वे बताते हैं कि शीर्षक के ठीक बाद एक संक्षिप्त परिचय यानी इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ आता है। हाँ, इसमें काफी अहम जानकारियां होती हैं। बिल्कुल। इसमें वादी का विवरण, उसका पेशा, उसका पता और सबसे अहम बात, प्रतिवादी के साथ उसका संबंध या लेन देन की प्रकृति का जिक्र होता है, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। जी, अब यहां मुझे एक बात थोड़ी अजीब लगती है। मतलब ये किसी किताब के इंडेक्स और प्रोलॉग की तरह है। लेकिन अगर मैं कोई कहानी या दस्तावेज लिख रहा हूं, तो मेरी स्वाभाविक प्रवृत्ति ये होगी कि मैं सीधे उस घटना पर आऊं जिसने मुझे परेशान किया है, यानी चेक का बाउंस होना। स्वाभाविक रूप से लोग ऐसा ही सोचते हैं। हाँ, लेकिन एडवोकेट साहू कह रहे हैं कि पहले ही पैराग्राफ में यह बताना जरूरी है कि वादी का पेशा क्या है और लेन देन की प्रकृति क्या थी। कोर्ट को इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि वादी कपड़े का व्यापारी है या कोई रियल एस्टेट एजेंट? क्या ये स्पॉइलर पहले ही दे देना जरूरी है? ये बहुत ही तार्किक सवाल है और इसका उत्तर न्यायाधीशों के काम करने के तरीके और उन पर पड़ने वाले कॉग्निटिव लोड या मानसिक भार में छिपा है। जरा उस जज की स्थिति की कल्पना कीजिए जिसके सामने दिन भर में ऐसे 100 से अधिक मामले आते हैं। हाँ, जाहिर है उनके पास बहुत काम होता होगा। बिल्कुल, उनके पास हर एक फाइल को आराम से पढ़ने का समय नहीं होता। जब एडवोकेट साहू कहते हैं कि पहले पैराग्राफ में ही लेन देन की प्रकृति स्पष्ट होनी चाहिए, तो यह दरअसल उस जज के दिमाग को तुरंत एक सही संदर्भ या कॉन्टेक्स्ट देने की रणनीति है। मतलब ये एक तरह का एंकर है जो जज को कहानी समझने में मदद करता है। ठीक वैसा ही। मान लीजिए पहले ही पैराग्राफ में लिखा है कि वादी एक थोक व्यापारी है और प्रतिवादी ने उससे कच्चा माल खरीदा था जिसके भुगतान के रूप में यह चेक दिया गया। इसे पढ़ते ही जज के मस्तिष्क में यह पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है कि यह एक व्यावसायिक लेन देन का मामला है। अच्छा, तो जज का दिमाग उसी दिशा में काम करने लगता है। हाँ, लेकिन अगर कोई सीधे यह लिखना शुरू कर दे कि फलां तारीख को चेक दिया गया और वो बाउंस हो गया, तो वो जानकारी जज के लिए महज शोर या नॉइज बनकर रह जाएगी। मतलब उन्हें पूरा बैकग्राउंड नहीं मिल पाएगा। बिल्कुल। जज के मन में लगातार ये सवाल घूमेगा कि ये दोनों लोग आखिर हैं कौन, इनके बीच पैसों का लेन देन क्यों हुआ, क्या ये कोई उधार था या कोई व्यापार। संदर्भ के बिना तथ्य बहुत कमजोर होते हैं।
इसलिए शुरुआत में ही संदर्भ सेट कर देना एक उत्कृष्ट कानूनी रणनीति है। ये एक बहुत ही व्यावहारिक नजरिया है। जज को अंधेरे में रखने के बजाय आप पहले ही वाक्य में उनके दिमाग में पूरी तस्वीर का एक खाका खींच देते हैं। जी। तो अब हमारे पास कोर्ट का सही हेडिंग है और लेन देन की प्रकृति का एक स्पष्ट संदर्भ है। अब बारी आती है मुख्य घटनाक्रम की, और यहाँ स्रोत सामग्री में जो बात कही गई है वो किसी भी आम इंसान की सोच से बिल्कुल विपरीत जाती है। हाँ, ये हिस्सा बहुत दिलचस्प है। एडवोकेट मनीष शुक्ला ड्राफ्टिंग का एक बहुत ही कड़ा नियम बताते हैं। उनके अनुसार ड्राफ्टिंग हमेशा क्रमानुसार यानी क्रोनोलॉजिकल होनी चाहिए। हर एक घटना को उसकी तारीख और परिस्थिति के साथ तार्किक रूप से पिरोया जाना चाहिए, बिल्कुल एक टाइमलाइन की तरह। और इसके साथ ही एडवोकेट अमन बाजपेयी एक बहुत बड़ी चेतावनी जोड़ते हैं कि परिवाद में अनावश्यक विस्तार, भावनात्मक भाषा या अप्रासंगिक तथ्यों का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। ये केवल निर्णय में सहायक तथ्यों में आधारित होना चाहिए। जी, एकदम टू द पॉइंट। अब यहाँ मेरा एक बड़ा पुशबैक है। मतलब जब किसी व्यक्ति का चेक बाउंस होता है तो वो एक बहुत ही गहरे तनाव से गुजर रहा होता है। उसके पैसे डूबने का खतरा होता है, उसने धोखा खाया होता है। हाँ, मानसिक स्थिति काफी खराब होती है इस वक्त। बिल्कुल। जब वो व्यक्ति अपने वकील के पास जाता होगा तो वो क्रोनोलॉजी में बात नहीं करता होगा, वो तारीखें नहीं बताता होगा। वो शायद ये कहता होगा कि उस इंसान ने मेरे साथ विश्वासघात किया, उसने जानबूझकर मेरा पैसा हड़प लिया। वो अपनी भड़ास निकालता है। हाँ, लेकिन कानून कह रहा है कि इन भावनाओं को हटाओ और सिर्फ तारीखें लिखो। मतलब ये एक पर्सनल डायरी लिखने जैसा बिल्कुल नहीं है। ये एक गणित के फॉर्मूले की तरह है जहां भावनाओं की कोई जगह नहीं। एक पीड़ित के लिए अपनी भावनाओं को किनारे रखकर सिर्फ तथ्यों पर बात करना कितना मुश्किल होता होगा। देखिए, यह मुश्किल तो है, लेकिन यह कानूनी प्रक्रिया का सबसे कठोर और सबसे जरूरी पहलू है। जो बात आपने कही वो मानव मनोविज्ञान के बिल्कुल अनुरूप है। जब किसी के साथ धोखा होता है तो उसका मस्तिष्क तारीखों के बजाय भावनाओं को ज्यादा याद रखता है। बिल्कुल, इंसान तो भावनाओं से ही चलता है ना। हाँ, लेकिन हमें यह समझना होगा कि विधिक दुनिया में भावनाएं सिर्फ अप्रासंगिक नहीं है, वो एक सक्रिय दायित्व या एक्टिव लायबिलिटी बन जाती है। एक्टिव लायबिलिटी, इसका क्या मतलब हुआ? क्या भावनाएं केस को सचमुच कमजोर कर सकती हैं? 100%। इसे ऐसे समझिए, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 बहुत ही तकनीकी है। इसे सिर्फ 4-5 चीजों से मतलब है। क्या कोई कानूनी देनदारी थी? क्या चेक दिया गया? क्या बैंक ने उसे बाउंस किया? क्या सही समय पर कानूनी नोटिस भेजा गया? और क्या नोटिस के 15 दिन बाद भी पैसे नहीं मिले? बस यही तथ्य मायने रखते हैं। बस अब अगर कोई वादी अपनी कंप्लेंट में भावनाओं में बहकर ये लिख दे कि प्रतिवादी एक बहुत ही लालची और धोखेबाज इंसान है जिसने द्वेष की भावना से मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, तो क्या होगा? मुझे लगता है जज को ये पसंद नहीं आएगा। उससे भी बड़ी बात, बचाव पक्ष का वकील चेक बाउंस के मुख्य मुद्दे को किनारे रख देगा और उस वादी से जिरह के दौरान यानी क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछेगा कि आप कैसे साबित करेंगे कि मेरा मुवक्किल लालची है? द्वेष की भावना का क्या सबूत है आपके पास? ओह माय गॉड, मतलब वकील असली मुद्दे से ध्यान भटका देगा। बिल्कुल। वादी ने खुद ही अपने परिवाद में ऐसे शब्द डालकर विरोधी वकील को जिरह करने के लिए एक नया और कमजोर मोर्चा दे दिया। हर एक भावनात्मक वाक्य बचाव पक्ष के लिए परिवाद में छेद करने का एक अवसर बन जाता है। ये एक अविश्वसनीय इंसाइट है। मतलब कोर्टरूम में जो भावनाएं आप अपनी पीड़ा दिखाने के लिए लिखते हैं, विरोधी वकील उन्हीं भावनाओं का इस्तेमाल आपके ही खिलाफ हथियार के रूप में कर सकता है। जी, यही सच्चाई है। आप असली मुद्दे यानी पैसे से भटककर इस बात पर बहस करने लग जाएंगे कि प्रतिवादी लालची है या नहीं। बिल्कुल सही। इसीलिए एडवोकेट अमन बाजपेयी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि भावना रहित और केवल तथ्यों पर आधारित ड्राफ्टिंग ही सुरक्षित है। जब आप तारीखों के हिसाब से घटनाओं को लिखते हैं तो आप अदालत को घटनाक्रम वैसे ही दिखा रहे होते हैं जैसे वो असल में घटा था। इससे कहानी में कोई तार्किक झोल या विरोधाभास पैदा नहीं होता। हाँ, और एडवोकेट अविनाश साहू का जो निष्कर्ष स्रोत में है वो भी इसी को प्रमाणित करता है कि अगर शुरुआत स्पष्ट और विधि सम्मत हो तो आगे के पैराग्राफ स्वतः ही एक मजबूत आधार पर खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल। जब दस्तावेज में कोई भावना नहीं होगी तो विरोधी वकील के पास उलझाने के लिए कोई शब्द नहीं बचेगा। उसे केवल कठोर तथ्यों का सामना करना पड़ेगा। एकदम सटीक बात। ये सचमुच आंखें खोलने वाला है। और अब मुझे समझ में आ रहा है कि क्यों इस तरह के दस्तावेज खुद लिखने के बजाय एक पेशेवर की जरूरत होती है। एक आम इंसान जो पीड़ित है वो अपने दस्तावेज से अपनी भावनाओं को खुद फिल्टर नहीं कर सकता। हाँ,
उसके लिए ये बहुत मुश्किल होता है। उसे किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो उसकी दर्द भरी कहानी सुने और उसमें से भावनाओं को निचोड़कर सिर्फ वो ठंडे और कठोर तथ्य कागज पर उतारे जो कानून की नजरों में मायने रखते हैं। और इसीलिए विशेषज्ञ मार्गदर्शन की अहमियत बढ़ जाती है। शायद इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए स्रोत सामग्री में एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवहारिक जानकारी भी दी गई है। कानूनी सहायता और सही मार्गदर्शन के लिए मनीष शुक्ला एंड एसोसिएट्स ने अपना हेल्पलाइन नंबर जारी किया है 9839-036-853। हाँ, और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इस हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करने के भी कुछ कड़े नियम हैं। अच्छा, क्या नियम है? स्रोत के अनुसार इस नंबर पर या तो केवल व्हाट्सएप मैसेज के जरिए संपर्क किया जा सकता है या फिर रात 8 बजे से 10 बजे के बीच कॉल की जा सकती है। मतलब ये व्यवस्था भी कहीं ना कहीं उसी पेशेवर अनुशासन का हिस्सा है जहां एक व्यवस्थित तरीके से कानूनी सलाह दी जा सके बिना अनावश्यक भटकाव के। बिल्कुल, ये अनुशासन प्रक्रिया को सुचारू बनाता है। ये एक बहुत ही तार्किक और व्यवस्थित प्रक्रिया लगती है। तो अगर हम आज के इस पूरे गहन विश्लेषण को समेटें और उन प्रमुख बातों को निकालें जो किसी को भी याद रखनी चाहिए, तो तस्वीर बहुत साफ हो जाती है। जी। सबसे पहली बात, कोर्ट रूम की बहस से ज्यादा अहमियत उस दस्तावेज की है जो पहले दिन फाइल होता है। परिवाद आपके केस की लक्ष्मण रेखा है। एकदम सही। दूसरी बात, कोर्ट हेडिंग और जुरिस्डिक्शन सिर्फ औपचारिकताएं नहीं है, ये बचाव पक्ष के किसी भी तकनीकी हमले को रोकने की पहली ढाल है। और तीसरी सबसे जरूरी बात, कानूनी दस्तावेज किसी गणित के फॉर्मूले की तरह होने चाहिए। भावनाएं वहां एक कमजोरी है। क्रमानुसार और तथ्य आधारित ड्राफ्टिंग ही चेक बाउंस केस की सफलता की असली कुंजी है। बहुत ही शानदार तरीके से आपने इसको समेटा है। अगर कोई इन बुनियादी सिद्धांतों को समझ ले तो वो न केवल अपने कानूनी अधिकारों को बेहतर तरीके से सुरक्षित कर सकता है, बल्कि उस इन्फॉर्मेशन ओवरलोड या सूचना के अत्यधिक बोझ से भी बच सकता है, जो अक्सर कानूनी मामलों में लोगों को डरा देता है। हाँ, क्योंकि लोग अक्सर भ्रमित हो जाते हैं कि क्या करें क्या ना करें। बिल्कुल, जब आपको पता होता है कि अदालत किस भाषा में बात करती है और उसे क्या चाहिए, तो आप घबराने के बजाय सही रणनीति अपनाते हैं। और जो लोग इस रणनीतिक यात्रा में एक कदम और आगे जाना चाहते हैं, उनके लिए स्रोत सामग्री के अंत में एक बहुत ही शानदार टीजर भी दिया गया है। जी हाँ, अगले भाग के लिए एडवोकेट मनीष शुक्ला की इस श्रृंखला के अगले भाग में देनदारी या डेप्ट वाले पैराग्राफ की विस्तृत ड्राफ्टिंग पर चर्चा की जाएगी। उसमें यह बताया जाएगा कि जब आपने लेन देन की प्रकृति समझा दी है, तो वो कौन सा तरीका है जिससे आप कोर्ट को यह साबित करते हैं कि वास्तव में कितने पैसे की देनदारी थी। ये शायद पूरे केस का सबसे निर्णायक हिस्सा होता है। बिना किसी संदेह के, क्योंकि अंततः धारा 138 का पूरा वजूद ही उस वैधानिक देनदारी या लीगल डेट को साबित करने पर टिका है। अगर वो पैराग्राफ कमजोर हुआ तो बाकी सभी तथ्य बेमानी हो जाते हैं। तो उस अगले हिस्से का हमें निश्चित रूप से इंतजार रहेगा। आज हमने इस बात की गहराई से जांच की कि कैसे कानूनी दस्तावेज शब्दों का एक ऐसा जाल बुनते हैं जिसमें भावनाओं की कोई जगह नहीं होती और सिर्फ कठोर तथ्यों का राज चलता है। लेकिन इस चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं एक विचार यहां छोड़ना चाहता हूं, जिस पर शायद हम सबको थोड़ा चिंतन करना चाहिए। जी जरूर, बताइए। आज हमने पूरे तर्क और विश्लेषण के साथ ये स्थापित किया कि एक बेहतरीन परिवाद वो है जो पूरी तरह से भावना रहित और यांत्रिक हो। कानून को सुचारू रूप से काम करने के लिए इस क्रोनोलॉजी और निष्पक्षता की जरूरत होती है। लेकिन ना, सिक्के का दूसरा पहलू भी है। हाँ, मानवीय पहलू। बिल्कुल। जब कोई वित्तीय धोखा होता है, जब किसी का चेक बाउंस होता है, तो वो सिर्फ कागज का एक टुकड़ा नहीं होता जो बैंक से वापस आ जाता है। वो किसी की बेटी की शादी का रुका हुआ पैसा हो सकता है, किसी छोटे व्यापारी की जीवन भर की जमा पूंजी हो सकती है, या किसी का टूटता हुआ सपना हो सकता है। वो धोखा एक बहुत गहरा और वास्तविक मानवीय प्रभाव छोड़ता है। ये बात तो सच है। पैसे के पीछे हमेशा एक इंसान की कहानी होती है। तो क्या कभी ये सवाल मन में नहीं उठता कि हमारी न्याय प्रणाली की ये जो पूरी तरह से भावना रहित, ठंडी और यांत्रिक प्रक्रिया है, क्या ये उस असली मानसिक तनाव और उस मानवीय पीड़ा को पूरी तरह से अनदेखा कर देती है जो उस चेक के बाउंस होने से पैदा हुई थी? ये बहुत ही सोचने वाली बात है। न्याय पाने के लिए पीड़ित को अपनी ही पीड़ा के प्रति एक तरह से रोबोट बन जाना पड़ता है। बिल्कुल। क्या न्याय का ये ढांचा केवल तथ्यों की जीत सुनिश्चित करता है, या इसमें कभी मानवीय संवेदनाओं के लिए भी कोई जगह बन पाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है, लेकिन इस पर विचार करना बहुत जरूरी है। तो आज के इस गहन विश्लेषण में बस इतना ही। इन कानूनी पेचीदगियों को समझने और हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।